सीटेट एक बार में क्लियर करने के लिए कुछ सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। ये टॉपिक जरूर से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हर बार सीटेट में 150 में से 60 या फिर 70 नंबर के क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। और अगर आप सीटेट के एस्पिरेंट हैं या फिर फ्यूचर टीचर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। तो नमस्कार जोहार, मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ एनजीटी में। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। सबसे पहले बेसिक अंतर समझते हैं। देखिए, ग्रोथ ये क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है, जैसे कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना या फिर कोई भी फिजिकल चेंजेस जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बंद हो जाती है। पर डेवलपमेंट ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। एग्जाम में अक्सर एक सवाल आता है कि डेवलपमेंट का स्वरूप कैसा होता है, तो फिर उसके लिए याद रखोगे डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, न कम न ज़्यादा, दोनों जरूरी है। आइए अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ये किसी भी टेट या फिर सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके कुछ प्रमुख प्रिंसिपल इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सिफोलॉकडाल। अगर डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ हो तो इसको हम सिफोलॉकडाल कहेंगे, लेकिन अगर सेंटर से बाहर की तरफ हो तो इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहेंगे। और कंटिन्यूटी का मतलब है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जन्म से लेके मृत्यु तक, और इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हर बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होगा, क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। मान लीजिए कोई बच्चा ABCD जल्दी सीखता है, कोई बच्चा ABCD थोड़ा लेट सीखता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जो कि है सोशलाइजेशन एंड जेंडर। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो बच्चा होता है वो सोशल नॉर्म्स को और कल्चर को सीखता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करने की प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। इसके प्राइमरी एजेंट्स है जो कि है मदर, फैमिली, एंड सेकेंडरी एजेंसीज जो कि स्कूल, मीडिया, नेबर एंड रिलीजन हो सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्स वर्सेस जेंडर का, जहाँ पे सेक्स बायोलॉजिकल टर्म है और जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट यानी कि सोसाइटी के द्वारा दिया गया टर्म है। और इसमें जेंडर बायसनेस से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी। इसका एक क्वेश्चन अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज के बारे में, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही रिपीटेटिव होता है। उनमें से सबसे पहला है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे छोटे बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा देते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस नेचर के होते हैं। अगर इसको सरल शब्दों में समझो तो बहुत ही खुराफाती होते हैं। वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको ध्यान से पढ़ लोगे, जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन इत्यादि। और जो स्टेजेस है जीन पियाजे के वो कुछ इस प्रकार हैं, उसको याद करोगे SPCF से। इसका एज देख लोगे, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर स्टेज का कुछ फीचर्स होता है, उसको देखना और उसको याद करना। जैसे कि सेंसरी मोटर का है कि जो बच्चा है वो गोल ओरिएंटेड बिहेव करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर प्री ऑपरेशनल में कौन कौन सा फीचर्स है, इसी तरीके से कुछ फीचर्स है हर एक स्टेज में, उसको देख लेना। अब हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग थ्योरी के बारे में, जो कि है लेव वाइगोट्स्की के द्वारा सोशियो कल्चरल थ्योरी। यहाँ पे उनका मानना है कि जो बच्चा है वो अकेले नहीं बल्कि समाज और कल्चर के माध्यम से सीखता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको याद रखना, जैसे कि है ZPD, स्कैफोल्डिंग, और लैंग्वेज पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है लेव वाइगोट्स्की पीयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बात करते हैं। फिर मैंने देखा है कि कॉग्निटिविज्म वर्सेस कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस खूब आता है, तो इसको भी प्रिपेयर करना लाजमी है। अगर हम बात करेंगे जेरन बर्नर की डिस्कवरी लर्निंग के बारे में, तो इनके स्टेजेस को देख लेना, जो कि आप याद कर सकते हो EIS, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज। और इसमें स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको डिस्कवरी लर्निंग भी कहते हैं। यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो एज अ फैसिलिटेटर है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है अल्बर्ट बैंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें अल्बर्ट बैंडोरा मानते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं वो दूसरों को देखकर, कॉपी कर या फिर इमिटेट करके सीखते हैं। इसमें मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस थ्योरी में बोवडाल एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, और इसके स्टेजेस है AR-PR, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और फीडबैक या फिर इन्फोर्समेंट। कंडीशनिंग से रिलेटेड दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहला है क्लासिकल, दूसरा है ऑपरेंट।
लेकिन अक्सर देखा गया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि इवान पावलोव से रिलेटेड है। अरे वही फेमस डॉग वाला एक्सपेरिमेंट, इसको हम लर्निंग बाय एसोसिएशन भी कहते हैं, जहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ दिया जाता है नेचुरल स्टिमुलस के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कंडीशनिंग के पहले जो डॉग का जो सलाइवा जनरेट होता है वो फूड को देख के होता है, लेकिन हम न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ देते हैं फूड के साथ, जो कि है बिल। बिल को हम फूड के साथ बार बार रिपीट करके जोड़ देते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब सिर्फ बिल बजती है तो डॉग का सलाइवा जनरेट होता है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से इस थियरी को देख लोगे। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग जीन पियाजे के ही मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी को आगे बढ़ाते हैं, और ये भी मॉरल डेवलपमेंट को कुछ स्टेजेस में बांटे हैं, जो कि है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। हर स्टेज को दो दो लेवल में बांटा गया है, उसको ध्यान से देखना। और ये बेस्ड है हिंज डिलेमा में, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, पढ़ लोगे। इस थियोरी को क्रिटिसाइज उन्हें की स्टूडेंट या फिर साथ ही रिसर्च स्कॉलर कैरल गिलिगन करती हैं, और अलग से एक थियोरी की रचना करती हैं जो बेस होता है एथिक्स ऑफ केयर। और लॉरेंस कोहलबर्ग की थियोरी जस्टिस पे बेस्ड है, वहाँ पे कैरल गिलिगन की थियोरी केयर पे बेस्ड है। यही एक मेन डिफरेंस है। लैंग्वेज पैडागोजी या लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड सबसे बड़ा नाम जो है वो है नोम चॉम्स्की का। नोम चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा एक जन्मजात गुण है, यानी कि हर इंसान के पास एक बायोलॉजिकल डिवाइस होती है जिसके तहत इंसान या फिर छोटा बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एलईडी का, जिसमें चॉम्स्की मानते हैं कि इंसान के पास एक पैदाइशी सिस्टम या डिवाइस होता है जिसको हम LAD कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी आप महसूस किए होंगे कि आप कभी कुछ लिख रहे हो तो आपको अंदर से फील होता है कि वो आप गलत लिखे हो, जैसे कि किसी चीज़ का स्पेलिंग हो या कोई सेंटेंस फॉर्मेशन के दौरान। इसी को नोम चॉम्स्की LAD कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ग्रामर। नोम चॉम्स्की मानते हैं कि दुनिया की हर भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, अरबी हो, उर्दू हो या कोई भी, उन सब का जो बेसिक ग्रामर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। यानी कि अगर आप एक लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो दूसरी लैंग्वेज को सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट है जी, इसको हम कहते हैं जनरेटिव ग्रामर। यानी कि एक बार आप कुछ बेसिक रूल्स सीख लेते हो किसी लैंग्वेज का, तो फिर आप उससे कुछ नया या फिर कुछ यूनिक ओरिजिनल क्रिएट कर सकते हो खुद से। आई होप नोम चॉम्स्की का जो थियरी है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कुछ इंटेलिजेंस थियरीज के बारे में, जिसमें से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट नाम है हावर्ड गार्डनर का, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी कहते हैं। जिसमें से कुछ 8-9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, उनको ज़रूर से देख लेना। जैसे कि लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल है, स्पेचुअल है, म्यूजिकल है, काइनेस्थेटिक है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, स्पिरिचुअल इत्यादि। जैसे कि कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता हो या फिर उसको म्यूजिक की अच्छी समझ हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो म्यूजिकल इंटेलिजेंट है। इसी तरह कोई खिलाड़ी या फिर डांसर हो, उसको हम कहेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है चार्ल्स स्पीयरमैन का, जिसको 2 फैक्टर थियरी भी कहते हैं। इसमें G फैक्टर और S फैक्टर शामिल है। स्पीयरमैन के अनुसार इंटेलिजेंस में 2 फैक्टर होते हैं, जो कि है पहला जनरल फैक्टर और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अल्बर्ट बिने का। इन्होंने सबसे पहले मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको बाद में विलियम स्टर्न और टर्मन ने इसको डेवलप किया IQ का फार्मूला के साथ। IQ का फार्मूला होगा MA/CA × 100। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज × 100। फिर जो नेक्स्ट इंटेलिजेंस थ्योरी है वो है लुईस थ्रस्टन की थ्योरी और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी। उसको हम याद कर सकते हैं ACP से। अब हम बात करेंगे मोटिवेशन एंड इमोशंस के बारे में। मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जो किसी काम को शुरू करना, जारी करना और ख़त्म करने पर फोकस करता है। ये 2 टाइप का होता है, एक है इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इसमें से मोटिवेशन वर्सेस रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें इमोशन और मोटिवेशन के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को हाई एंग्जाइटी है या फिर डर है, तो इससे बच्चे की जो लर्निंग है या फिर रेट ऑफ लर्निंग है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस थियरी, जो कि है अब्राहम मस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें से वो कुछ स्टेजेस बताए हैं, 5 स्टेजेस के बारे में। बेसिक नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस थ्योरी को भी देख लोगे। अब हम बात करेंगे कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड जो कि WH किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है, प्लेवे मेथड फ्रॉबल के द्वारा, और हमेशा फोकस करना लर्नर सेंटर्ड मेथड में, जिसमें बच्चा एक्टिव हो और डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा हो कोई भी चीज़ को।
यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो सिर्फ गाइड करना, हेल्प करना, स्कैफोल्डिंग करना होता है। अब हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट को दिया गया था बेंजामिन सेमुअल ब्लूम के द्वारा। इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन में बांटा था। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो आपके माइंड से रिलेटेड है, फंक्शन ऑफ माइंड से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन जो है वो इमोशंस, वैल्यू से रिलेटेड है। और साइकोमोटर डोमेन है वो फिजिकल स्किल से रिलेटेड है। बहुत बार देखा है मैंने, इसके स्टेजेस पूछे जा चुके हैं। इसको आप याद कर सकते हो कॉग्निटिव डोमेन को KC A2 AC से, और कॉग्निटिव डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा जो डोमेन है वो है अफेक्टिव डोमेन, इसको आप याद कर सकते हो R2 VOC से। और साइकोमोटर डोमेन को आप याद कर सकते हो IM PAN से। अब हम बात करेंगे थिंकिंग, लर्निंग स्टाइल और TLM के बारे में। पहला है थिंकिंग। थिंकिंग से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि 1 करेक्ट आंसर, जैसे कि MCQ, ट्रू एंड फॉल्स, इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जिसका एक से ज़्यादा आंसर हो, जैसे कि आप इसे लिख रहे हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, इसमें क्रिएटिविटी पे फोकस होता है। और दूसरा है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल में वर्क मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्क मॉडल को कहते हैं विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक। फिर हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। इसमें से इंपॉर्टेंस ऑफ TLM देख लोगे, रेलिया देख लोगे, टाइप्स ऑफ TLM देख लोगे, और टेक्स्ट बुक और TLM में क्या सहसंबंध है उसको एक बार देख लेना। अब हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जो कि है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि बिना किसी भेदभाव के हमें सारे बच्चों को एक क्लास में एक साथ पढ़ाना है। चाहे वो बच्चे CWSN हो, चाहे वो बच्चे दिव्यांग हो, चाहे वो बच्चे स्लो लर्नर हो, चाहे वो बच्चे डिफरेंट लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आए हों, चाहे वो डाइवर्स लर्नर हो, ETC, बिना कोई भेदभाव के आपको एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाना है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। इसको हिंदी में विभेदीकरण कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव टर्म समझते हैं, लेकिन इसको सिचुएशन के आधार पे यूज़ किया जाता है। ये एक नेगेटिव टर्म नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब है बच्चे के अनुसार, बच्चे की जो नीड है उसके अनुसार करिकुलम अडाप्ट करता है। कि बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड है, मान लो बच्चा को थोड़ा सा कम सुनाई देता है तो उसको हम हियरिंग एड देंगे। मान लो बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट है उसको रिपीट करेंगे। मान लो बच्चा क्रिएटिव है या फिर गिफ्टेड बच्चा है तो उसके लिए हम डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार हम बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है RPWD एक्ट 2016। इसको हम दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 भी कहते हैं। इसके पहले का जो पॉलिसी था या एक्ट था वो 1995 में था। उसमें सिर्फ 7 दिव्यांगता का वर्णन था, और RPWD एक्ट के अनुसार यहाँ पे 21 दिव्यांगता को कवर किया गया है। ये लेटेस्ट होने के कारण इससे क्वेश्चन पूछने का संभावना बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। ये मैच द फॉलोइंग्स में बहुत बार पूछा गया है। इसको याद से कर लोगे या फिर याद कर लोगे। इसमें सबसे पहला है डिसलेक्सिया। इसको हम रीडिंग डिफिकल्टी भी कहते हैं। याद है तारे ज़मीन पर इंसान अक्षरों को नाचता हुआ देखता था, उसे B और D में फ़र्क नहीं पता चलता था, जब भी पढ़ता था वो गलत पढ़ता था। इसी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। लेक्सिया यानी कि रीडिंग डिफिकल्टी। दूसरा है डिस्ग्राफिया, ग्राफ से समझ में आ रहा होगा, ये है राइटिंग डिफिकल्टी। तीसरा है डिसकैलकुलिया, इसको हम कहते हैं मैथ से रिलेटेड डिफिकल्टी। फिर है नेक्स्ट ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। क्लास का वो बच्चा जो एक सीट पे 5 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं सकता, कभी वो बाहर देखेगा, कभी वो पेंसिल छीनेगा, कभी वो बदमाशी करेगा, उसका अटेंशन स्पैन कम है और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे बच्चों को डांटना नहीं है, उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखना है। नेक्स्ट है ऑटिज्म। इसको हम सोशल कम्युनिकेशन चैलेंजेस भी कहते हैं। ऐसे बच्चे नजरें नहीं मिला पाते और अपनी दुनिया में रहते हैं और समाज से घुलने मिलने से घबराते हैं। और इस तरह के कुछ और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको आप जरूर से देख लोगे। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड CCE। CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको एक बार याद से जरूर देख लेना। इसमें स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज को कवर किया जाता है। फिर दूसरा है असेसमेंट। असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और यूनिक है। इसको अगर ट्रिक से याद करोगे तो फॉर से फॉर्मेटिव बनता है, और इसको कक्षा के दौरान जब हम यूज़ करते हैं मूल्यांकन के लिए या फिर आकलन के लिए, तो उसको हम कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये कक्षा के अंत में जब हम यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, या फिर जैसे यूनिट के अंत में या फिर कक्षा के अंत में।
इसको हम कहेंगे समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। जब कोई बच्चा खुद का आकलन स्वयं से करेगा उसको हम कहेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। इसको हम सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग इत्यादि। अब हमने असेसमेंट की बात कर ली, अब यहाँ पे बात करेंगे उसके टूल्स के बारे में। और इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन जिससे बनता है वो है पहला पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन होता है स्टूडेंट के काम का जो उन्होंने साल भर में अचीव किया। दूसरा है रूब्रिक्स, ये क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल इत्यादि। इन टॉपिक्स को जरूर से देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में जिससे क्वेश्चन हर साल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें सबसे पहला है NCF 2005, इसको हम कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। और इसका टैगलाइंस है, पहला है नो रोट लर्निंग एजुकेशन बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी कि टेक्स्ट बुक को रियल लाइफ से जोड़ना। यहाँ पे एग्जाम सिस्टम को फ्लेक्सिबल करने की बात की गई है। दूसरा है RTE 2009, यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। यहाँ पे आप बच्चे को पनिश नहीं कर सकते हैं। PTR की बात की गई है, यानी कि पीपल टीचर रेशियो, 30 बच्चों पर एक टीचर का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट NAP 2020, ये लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी होने के कारण इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। इसको डिटेल से देख लेना। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए या फिर ज़्यादा मार्क्स देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। देखो, एक कड़वा सच यह है कि आदर्श रूप से हमको सारा सिलेबस पढ़ना चाहिए क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जब परीक्षा सर पर हो और समय कम हो तो हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क काम आता है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको कम समय में उन टॉपिक्स को ज़रूर देख ले ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। और ये कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और एक बात हमेशा याद रखना, एग्जामिनर सवाल वहाँ से नहीं पूछता जो सब जानते हैं या फिर जो जनरल है। सवाल वहाँ से बनते हैं जो टॉपिक यूनिक हो, जैसे कि NAP 2020 का स्ट्रक्चर 5+3+3+4, या फिर जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता हो जैसे कि पियाजे और वाइगॉट्स्की का अंतर। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप इस पैटर्न को पहचानो और अपनी तैयारी को उस हिसाब से अडेप्ट करो। और कुछ टिप्स जो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मदद करेंगे, जैसे कि हमेशा कुछ पॉजिटिव टैग्स या फिर वर्ड्स का सिलेक्शन करना, जैसे कि अपॉर्चुनिटी है, एक्टिव लर्निंग है, या फिर डाइवर्सिटी है, या फिर उन टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना जो चाइल्ड सेंटर्ड हो। और दूसरी बात कि जो बच्चा है उसको देवता मानो। पूरा एजुकेशन सिस्टम गलत हो सकता है, या फिर टीचर गलत हो सकता है, या फिर टीचिंग मेथड गलत हो सकता है। यहाँ पे जो बच्चा है उसकी कोई गलती नहीं। पूरा पेपर चाइल्ड सेंटर्ड होता है, वो ऑप्शन हमेशा 100% सही होगा जहाँ बच्चा एक्टिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है या लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। सिस्टम वर्सेस चाइल्ड, अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं हुआ है, यहाँ पे सिस्टम फेल हुआ है। बच्चे को कभी दोष नहीं देना है, बच्चे को कभी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है। अब एक ज़रूरी बात, अगर आपको रिवीजन के लिए ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो PDF, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इसके अलावा अगर मुझसे कोई ज़रूरी टॉपिक छूट गया हो, या फिर आपके पास कोई नई जानकारी हो, या फिर कोई ऐसा सवाल जो आपको परेशान कर रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पीस।